ठीक है फिर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज पंचायती राज व्यवस्था करेंगे हम उत्तराखंड में। और जहाँ तक हो सके उसको आगे बढ़ाएंगे। तो वो तो खत्म हो जाएगा, कुछ और देखेंगे इसके बाद। क्या कह रहा था मैं, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था कहाँ उत्तराखंड में लागू है? कितने? त्रिस्तरीय। जहाँ पर टॉप में कौन है? जो जिला है, जिला के नीचे क्षेत्र पंचायत और नीचे सबसे नीचे ग्राम पंचायत। ठीक है। तो पंचायतों के अलावा एक और चीज थी पंचायतों में, कि जैसे मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर में। कब हुई थी? कब लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था? आपने सबने कहा कि भाई नागौर हुआ था। तो जब नागौर हुआ था तो नागौर में कब हुआ था? 1900। हाँ हाँ, सही बता रहे हो, 1900। आगे? 94 93 नहीं। ठीक है, ये हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1951। पंचायत में आजादी के समय से पंचायत में सर्वाधिक फोकस किसने किया था? आजादी के समय से पंचायत में सर्वाधिक फोकस किसने किया था, किस आदमी ने किया था? अधनंगे फकीर ने। बोले तो? बाबूजी ने, महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई कैसा होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, पंचायत जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। उनसे पूछा गया भाई देश का शासन कैसे चलना चाहिए? बोला देश का शासन वैसा चलना चाहिए जैसे किसका शासन चलता है? गांवों का, ग्रामों का। हमें बड़े बड़े उद्योग ये सब नहीं लगाने चाहिए, हमें क्या लगाना चाहिए? छोटे छोटे उद्योग। क्योंकि भारत की जनसंख्या कैसी है? ज्यादा है, और अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। और जनसंख्या ज्यादा है, आप अगर फैक्ट्री वगैरह शहर में लगाओगे तो क्या होगा? ठीक है। तो गांधी जी का जो सर्वोदय का प्लान था, सर्वोदय अनटू द लास्ट, ठीक है सर्वोदय का प्लान। उन्होंने उस सर्वोदय के प्लान से ये कहा गया था कि भाई सबका उदय होना चाहिए, और सबका उदय कहाँ से होगा? गांव से। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो गांधी की धारणाएं थी। ठीक है, तो उन्होंने कहा जैसे पंचायत चलती है ना गांव में, वैसे देश भी चलना चाहिए। समझिए। जैसे कि आप ये बताओ कि एक आदमी, हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय उत्तराखंड में अगर बात करते हैं, हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। ठीक है, लगभग लगभग 3 3 लाख 60 हजार के आसपास हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगर वही रुद्रप्रयाग की बात करें, किसकी? रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ठीक है, लगभग 93,000 बताया था लगभग। अब ये देखो कि भाई डिफरेंस दिख रहा है, हरिद्वार, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, सॉरी रुद्रप्रयाग में डिफरेंस दिख रहा है आपको? कितना डिफरेंस है? बहुत ज्यादा है। तो अब बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब रुद्रप्रयाग के लोग गरीब होंगे? हैं गरीब? हैं? गरीब नहीं होंगे ना, ये क्या होंगे? हैं? ठीक है, हाँ। तो अब यहाँ पर रुद्रप्रयाग जो है वो उत्तराखंड का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। ठीक है, सबसे कुपोषित इलाका है। लेकिन फिर भी सबसे कुपोषित, सबसे पिछड़ा होने के बावजूद भी हरिद्वार को क्या किया गया? हरिद्वार और उधम सिंह नगर को आकांक्षी जिला प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया। पता है ना, दो जिले कौन से? हरिद्वार और उधम सिंह नगर आकांक्षी जिले प्रोग्राम के तहत है, रुद्रप्रयाग नहीं है। यहाँ पर क्या होता है रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र में, अगर दूध है, ठीक है, तो दूध है तो दूध कहाँ का है? हरिद्वार वाले क्षेत्र में दूध 60 रुपये लीटर है। कितना रुपये? 60 रुपये लीटर। यहाँ पर दूध 50, या अधिकांश कुछ लोग खरीदते होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है, खुद उत्पादन करते हैं। चावल वगैरह, खेती वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ का व्यक्ति अगर महीने में 8 हजार रुपये भी कमा रहा है, कितना कमा रहा है? महीने में 8 हजार, इतना ही होता है लगभग 7 हजार के, 7.5 हजार के आसपास। 8 हजार रुपये भी अगर महीना कमा रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझो, इसको जो उसकी बाकी अन्य आवश्यकताएं हैं वो कहाँ से पूर्ति हो जा रही है? गाँव से ही। ठीक है, लेकिन ये शहर वाले व्यक्ति आईटी कंपनी में जॉब कर रहा है, टाई वगैरह लगा के जा रहा है। ठीक है, सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन फिर आवश्यकताएं भी कैसी हैं? वैसी ही हैं, और साथ साथ में महंगाई भी ज्यादा है। क्लियर है, समझिए, तो ये चीजें हैं, इसकी प्रति व्यक्ति आय में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप गांव मत तो समझ रहे हो कि अगर हम गांव को डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली क्या डेवलप होगा? राज्य डेवलप होगा। राज्य डेवलप होगा तो फिर देश का विकास होगा, देश डेवलप हो जाएगा। तो ये गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा कि सभी लोग क्या है, अपने घर के पीछे, ठीक है, या अपने घर खुद अपना क्या उगाएं? सब्जियां उगाएं,
खुद अपना गेहूं वगैरह जो भी होता है, कम से कम जो संसाधन आपके लिए उपयोगी होता है, सूत खुद काटे, कपड़ा खुद बनाए, तो गांव क्या हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अगर पूरे व्यक्ति नहीं कर सकता तो कम से कम एटलीस्ट गांव क्या करे, जो क्लस्टर है छोटे छोटे वो तो कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, स- बहुत अमीर भी नहीं बन पाएगा कोई। इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं बन पाएगा और बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं रहेंगे। सबको सब कुछ मिलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी संसाधनों का उचित वितरण हो पाएगा। तो ये विचारधारा थी, और यही विचारधारा आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल में पंचायती राज व्यवस्था कर रखी है, ग्राम पंचायतों की, आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40। इसके अलावा अगर पंचायती संस्थाएं की बात करें तो आर्टिकल कौन सा, 243, पार्ट 9 में। ठीक है, तो अब उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। तो कब लागू हुआ होगा उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था है, कब, कितना बताया, 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, 2008 में तो आरक्षण मिला था। ठीक है, जो उत्तराखंड में ना पंचायती राज व्यवस्था 94 में लागू हो गई थी, 93 94 में, 1993 94 में लागू हो गई थी, उसी समय लागू हो गई थी। ठीक, कब, जब हम उत्तर प्रदेश के भाग थे। बस हमने जब राज्य गठन हुआ तो राज्य में कुछ आवश्यक संशोधन किए। ठीक, थोड़ा बहुत संशोधन किए, और थोड़ा बहुत संशोधन करने के बाद फिर दोबारा जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी ना, वो व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। कुछ ऐसा कुछ चेंजेस किया नहीं। और अगर संविधान की बात करें तो संविधान में संशोधन किया गया 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत। तब पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो कब, 24 अप्रैल 1993 को क्या लागू हुआ, पंचायती राज दिवस लागू हुआ। तो प्रत्येक वर्ष 24 तारीख को हम क्या मनाना, 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। इस कारण से लगभग 2010 से मनाने लग गए। ठीक है, तो लिखो जरा इसमें कुछ, कैसी पंचायती व्यवस्था है उत्तराखंड में, है त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, इससे पहले एक और देख लो, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, कब लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले। सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम नहीं, पंचायती राज व्यवस्था और अधिनियम में अंतर है, समझ रहे हो। व्यवस्था जो लागू हुई वो कब हुई, 1959 में। कब, गांधी जी का बर्थडे कब आता है, इसी दिन। क्योंकि अवधारणा किसकी थी, बापू की। और बापू को हम हर जगह घुसा देते हैं। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन वगैरह सब। ठीक है, कहीं नहीं मिलता तो मनरेगा घुसा ही देते हैं कि बापू जी हैं। ठीक है, दूसरा, देखो इस दिन व्यवस्था है, व्यवस्था अपनाई गई, हाँ ठीक है। अगर अधिनियम, अधिनियम या फिर कानून, ठीक, कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बात हैं, संवैधानिक की बात करते हैं, तब वो 1993 में लागू हुआ, 1992 के एक्ट से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इसकी जो सिफारिश की थी जब 1959 में लगा, आपने सुना होगा, बलवंत राय मेहता, मेहता का नाम सुना होगा। ठीक है, सर इन्हीं ने वी सिफारिश की थी। सर ये सिफारिश, हाँ बताइए। सर वीडियो बफरिंग हो रही है बहुत ज्यादा, वॉइस भी ब्रेक हो रही है। वॉइस भी ब्रेक हो रही है। ये सर वीडियो बफरिंग हो रही है। अभी ठीक है। यस सर। इंटरनेट की थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही ना, समय है तो आ जाइए। सर मेरा पैर जल गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो क्या, यहाँ क्या है, बलवंत राय मेहता। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता ने 1950 कब पंचायती राज व्यवस्था का 57 में ये सिफारिश की गई थी, मतलब समिति का गठन किया गया था, और अपनी सिफारिश इन्हें सौंपी। और फिर इन्हीं की सिफारिश के आधार पर कब, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कहाँ से, राजस्थान के नागौर से। इसके बाद फिर दूसरा जो है वो लागू कहाँ किया गया, दूसरी बार आंध्र प्रदेश से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझिए। इसके बाद इसी के क्रम में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जनता पार्टी आई थी 1977। ठीक है, इसके बाद फिर एक समिति का गठन, LM सिंघवी समिति। ठीक है, तो ये कुछ समिति का गठन किया गया, जिसके माध्यम से क्या पंचायती राज व्यवस्था अब धीरे धीरे संवैधानिक आधार दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले सिंघवी से पहले राजीव गांधी के समय 85 में GKV राव समिति का गठन किया गया था। और फिर 86 में, ठीक है, कब, सबसे पहले 57 में हुआ था, 57 के बाद दूसरा 77 में, 1977 में कौन सा, अशोक मेहता। कौन सा, अशोक मेहता। ये तो पता होना चाहिए, अशोक मेहता।
अशोक मेहता ने सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय की जगह कितने स्तरीय, द्विस्तरीय। ठीक है। और फिर उसके बाद 19, कब, 1985 में। ठीक है, GKV राव समिति। ठीक है, फिर इसके बाद 1985 के बाद 86 में। ठीक है, LM सिंघवी, सिंघवी समिति। और इसी समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को, इसी समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। समझे, क्लियर है? तो ये है। इसके बाद देखो, अब उत्तराखंड की बात करते हैं, तो लिखो जरा इसमें, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम। ठीक है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 1961 में, 1961 में, 1961 में, 1961, 61 में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर, बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। यूपी के समय से चलती आ रही है ना सर त्रिस्तरीय। एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या लिखा था कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम, ठीक है, 1961 में बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है। तत्पश्चात, तत्पश्चात, ठीक है, तत्पश्चात 73वें एवं 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन, कब का है ये 73rd 74? 1992। ठीक है, ये याद रखना, दोनों 1992 के, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत, 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले पता है क्या होता था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले आपको पता है क्या होता था? इससे पहले होता ये था कि जो इलेक्शन होते थे ना, अब पंचायत तो गठन हो चुकी थी, लेकिन राज्य सरकारों पर दायित्व नहीं था, बाध्यता नहीं थी। और जब ना दायित्व था ना बाध्यता थी, तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी, अपनी मनमानी करेगी। क्या करेगी, अपनी मनमानी करेगी। ठीक है, इलेक्शन करवा दिया, नहीं करवा दिया, उनके मर्जी की सरकार आई तो ठीक, नहीं आई तो चुनाव क्या कर दिया, भंग कर दिया। ठीक है, अगले, और राज्य जैसे, जैसे सारी शक्ति कौन रखना चाहता अपने पास, केंद्र राज्यों में, केंद्र राज्यों में सारी शक्ति अपने पास कौन रखना चाहता है, सेंटर। वैसे ही पंचायतों और राज्य में सारी शक्ति कौन रखना चाहता है, राज्य। ठीक है, तो अपनी शक्ति का विस्तारण नहीं करना चाहिए। जैसे घर में समझो कि बहू जो, सास जो है, सारी शक्ति किसके पास रखना चाहती है, अपने पास। ठीक है, वो अपनी शक्तियां हस्तांतरित किसको नहीं करना चाहती है, बहू। तो वैसी राज्य और केंद्र का इस रिश्ता होता है। ठीक है। और अगर ज्यादा शक्तियां हस्तांतरित कर दी बहू को, तब बहू क्या करेगी, विद्रोह नहीं करेगी, बहू फिर अपने हिसाब से चलाएगी। मम्मी जी को खाना, छोले भटूरे, बहू बोलेगी खिचड़ी खा के काम चलाओ। ठीक है, समझिए, ऐसी होता है बेचारी। अब वो सास भी कई बहू थी। अगला लिखो, कहाँ थे हम? ठीक है, अगला। ठीक है, ठीक है। अब राज्य में सबसे पहले निर्वाचित सरकार कब आएगी, 2002, 2002-3 के आसपास निर्वाचित सरकार आएगी। और निर्वाचित सरकार क्या करेगी, जब निर्वाचित सरकार आएगी तो फिर वो पुराने में क्या करेगी, वैसे यथायथ संशोधन क्या करेगी, पुराना जो चल रहा है, चल रहा है, या तो उसको यथावत चलाने देने लगेगी। तो इसलिए दो व्यवस्थाएं बने आ जाती, एक कौन सी, एक ग्रामीण, ठीक है, पंचायत में, या ऐसे कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। दो व्यवस्थाएं चलती हैं, एक कौन सी, ग्रामीण, और दूसरा
शहरी। ठीक है, ग्रामीण में कौन होता है सबसे निचले पायदान पे? ठीक है, प्रधान कहाँ का? ठीक है, कहाँ का? गांव का। तो ग्राम सभा। ग्राम सभा के ऊपर क्षेत्र, क्षेत्र पंचायत। फिर जिला पंचायत। जिला पंचायत। कहाँ जा रहे हैं हम? नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। ठीक है, अगर अगर शहरी क्षेत्र में बात करें, सबसे नीचे पे है पार्षद। पार्षद से नीचे कुछ होता है? हैं? यहाँ पर क्या होता है, जैसे गांव में ग्राम सभा होता है, और नगरों में क्या होता है? नगर पंचायत। कौन सा? नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत क्या? नगर निगम, सीधा नगर निगम। नगर पालिका। नगर पालिका, फिर नगर निगम। ठीक है, ये होता है नगर पालिका, ये लिख लो आप, ये स्थानीय स्वशासन, यही क्रम रहता है इसका। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। आप लोग ज्यादातर इस व्यवस्था से परिचित होंगे, इस व्यवस्था से। ठीक है, क्यों बोलो? क्योंकि उत्तराखंड की लगभग 70% जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्राम में। ठीक है, अगला पॉइंट एक और लिखो। अच्छा, कितने नगर निगम है? चलो वो डिस्कस कर लेंगे बाद में, पहले ये संरचना लिखो बस। अगला लिखो पॉइंट। ठीक है, कब 33% आरक्षण से 50% कब किया गया? 2008 में। तो लिखो 2008 में। 2008 में पंचायतों में संशोधन कर। 2008 में पंचायतों में संशोधन कर। पंचायतों में संशोधन कर। पंचायतों में संशोधन कर। पंचायतों में आरक्षण या स्थानीय स्वशासन में आरक्षण, ऐसे को स्थानीय स्वशासन में आरक्षण। आरक्षण 33% से बढ़ाकर, कहीं कहीं 30% भी लिखा दिखेगा आपको, हाँ। तो 30% जहां जहां लिखेगा उसको क्या करना? गलत कर देना उसको। ठीक है, बढ़ाकर 33% से बढ़ाकर 50% किया गया 2008। ठीक है, आरक्षण किसके लिए? महिलाओं के लिए। कैसा आरक्षण है ये? कैसा आरक्षण है ये? वर्टिकल आरक्षण है या क्षैतिज आरक्षण है? क्षैतिज आरक्षण है। क्षैतिज मतलब समझ रहे हो? आरक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्टिकल आरक्षण, मतलब होता है जैसे मान लो कि 100 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। तो 100 सीटें में 100 में से 30% या 50% किसको दिया जाएगा? महिलाओं को दिया जाएगा। तो SC के जितनी, एसटी के भी, एसटी के भी, उसी के 50% महिलाओं को दिया जाएगा, ध्यान रखना। और ये कैसा आरक्षण है? ये क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पर अगर क्षैतिज आरक्षण नहीं होता, 50% तो इन्हीं को दे दिए। ठीक है, और 50 इनको दे दिया। अब बाकी जनरल लड़कों, लड़के कहाँ बचे? लड़के तैयारी में, पंचायतों में करेंगे क्या जाके? ठीक है, और आज उत्तराखंड में लगभग 60% महिलाएं क्या कर रही हैं? पंचायत चला रही हैं। तो पहले महिला मंगल दल हुआ करते थे, अब युवा मंगल दल भी है। ठीक है युवा मंगल दल, उनका भी गठन किया जा चुका है, युवा मंगल दलों का। ठीक है, और युवा मंगल दल ग्राम में क्या करेंगे? बंदर और सुअरों को भगाने का कार्य करेंगे। ठीक है, समझिए। अगला लिखो। यहाँ तक समझिए, 33 से कितना? 50% कर दिया गया। ठीक है, आप लिखो सबसे पहले ग्राम क्षेत्रों में लिखो, या जिला, सबसे हेडिंग लिखो जिला पंचायत, ये वाला हेडिंग। जिला पंचायत। अच्छा, जिला पंचायत में कौन कौन सदस्य होते हैं? जिला पंचायत, या जिला पंचायत के सदस्य कहाँ से निर्वाचित होके जाते हैं? कौन करता है निर्वाचन? हाँ, वार्ड से सदस्य। ठीक है, ध्यान रखना कि पंचायत में
खड़ा होने का जो मिनिमम एज कितनी है पंचायत चुनाव में? चुनाव में अगर भागीदार है, अगर आप एक वार्ड मेंबर सदस्य या ग्राम प्रधान के रूप में अगर खड़ा होना चाहते हो, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? 21। ध्यान रखना। 25 वर्ष में तो लोकसभा में आ जाएगा ना, लोकसभा विधानसभा में। तो पहले एक्सपीरियंस तो लोगे, पहले 4 साल का एक्सपीरियंस लोगे नहीं लोगे? तो 4 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा आपको? पंचायतों से। तो फिर क्या है, तो सबसे पहले और उससे पहले वोट देने का एक्सपीरियंस लोगे नहीं लोगे? तो वोट देने का एज कितनी है? 18। तो पहले मतदान तो सीखोगे, जब मतदान सीखोगे तब फिर पंचायत में आओगे, फिर पंचायत में आने के बाद फिर तब तब विधानसभा और लोकसभा में आना। और उसके बाद जब लोकसभा में आ गए तो उसके बाद फिर 30 साल की उम्र में कहाँ होगे, अब बुजुर्ग हो जाओगे, तो राज्यसभा। पार्किंग लॉट है राज्यसभा, पता है आपको? जो गाड़ी खराब हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है गाड़ी, लेकिन विंटेज रहती है। विंटेज मतलब कि हाँ भाई, इसको सजा के रखा जा सकता है, काम की है, हाँ, साल में एक बार तो निकलेगी कम से कम, तो उसको कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। ठीक है, तो लिखो जरा, क्या लिखा आपने? जिला पंचायत लिखो। तो जिला पंचायत जो है वो राज्य की सबसे सबसे जो ग्राम पंचायत की, जो पंचायती राज व्यवस्था की सबसे क्या है, शीर्षता इकाई है। क्या है, कैसी इकाई? शीर्ष इकाई है। और इसमें सभी सदस्यों का चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? हाँ ना, सभी सदस्यों का चुनाव यहाँ पर से प्रत्यक्ष किया जाता है। पंचायत के सभी चरणों में जो चुनाव है वो कैसे प्रत्यक्ष किया जाएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कैसे प्रत्यक्ष किया जाएगा? अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से बताऊंगा। अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष वो क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो लिख लो पहले। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, जिला पंचायत, तो लिखो। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। यह पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है। इसके सदस्यों का चुनाव इसके सदस्यों का चुनाव इसके सदस्यों का चुनाव राज्य के 18 वर्ष राज्य के 18 वर्ष के 18 वर्ष के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। 18 वर्ष के वयस्क मतदाताओं द्वारा किया जाता है। राज्य के क्या, जिले के? ठीक है, किसके? जिले के। हाँ, ठीक है। पुस्तक बात। इसका सदस्य बनने की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इसका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। ठीक है, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? ठीक है, प्रत्यक्ष होगा और प्रत्यक्ष होगा? अप्रत्यक्ष होगा। तो किसका? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रीति से। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से। और कैसे होगा? ठीक है, जो जिला पंचायत में जो सदस्य होंगे ना, यही सदस्य क्या करेंगे, अपने से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। और फिर यहाँ पर जेब भर भर के क्या दिया जाता है? वोट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जेब भर भर के वोट दिया जाता है। ठीक है, तो लिख लो अगला। इसके अध्यक्ष एवं इसके अध्यक्ष एवं जो चीज मैंने देखी नहीं, कैसे बता दें? ठीक है, इसके अध्यक्ष आगे देखेंगे। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों द्वारा किया जाता है। इन्वर्टर जब तक चले चले। बंद है। पंखे बंद करती है मैंने। आपको भी करने हैं? छोड़ो, रहने तो पढ़ लो। अगला लिखो। हाँ, क्या लिखा आपने? ठीक है, इसके एक और अन्य कौन कौन से सदस्य होंगे? हाँ, इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं, हाँ कुछ। तो पदेन सदस्य कौन होंगे? पदेन सदस्य पहले तो वो होंगे क्या, संबंधित क्षेत्र के मंत्री। मंत्री नहीं, संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक। और राज्यसभा का अगर कोई व्यक्ति होगा, अगर वहां पर उसका क्या होगा, उसका अगर वो क्षेत्र होगा,
तो फिर वो क्या कर सकता है, क्षेत्र राज्यसभा का नहीं लेकिन वहां का मतदाता होगा, तो वो क्या उसका भाग होगा, पार्टिसिपेट होगा। तो लिख लो अगला पॉइंट है। ठीक है, जिले के सभी अलग पॉइंट, जिले के सभी प्रमुख, जिले के सभी प्रमुख, कौमा, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, इसके पदेन सदस्य होते हैं, इसके पदेन सदस्य होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के, ठीक है, सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, क्या इनको मत देने का, ये पार्टिसिपेट कर लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग मीटिंग में, मत देने का अधिकार होगा, होगा या नहीं होगा? हाँ,